इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कृषि रसायन एवं उसके प्रभाव और रेडियो सक्रिय अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है। कृषि रसायन और उनके प्रभाव में हम जैसे शुरुआत करें तो हमें पता है कि हमारे भारत देश कृषि प्रधान देश है। अगर बात करें हरित क्रांति आने के बाद तो फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्यधिक मात्रा में उर्वरक और पेस्टिसाइड या पीड़कनाशियों का उपयोग किया गया है। ये जो उर्वरक और पीड़कनाशी है, पेस्टिसाइड्स है, इसके द्वारा मिट्टी और जल के माध्यम से पौधों और जंतुओं और मनुष्य को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ठीक है, हम इस कंटेंट में कृषि रसायन और उसके प्रभाव में एक उर्वरक और दूसरा पीड़कनाशी के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं उर्वरक। उर्वरक हम जानते हैं कि ऐसे सांद्रित रसायन होता है जिन्हें फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु मृदा में मिलाया जाता है। उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जितने भी प्रकार के खनिज तत्वों का समावेश करना होता है किसान करता है। ठीक है, लगातार उसके उपयोग करने से उर्वरक का हानिकारक प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है। जैसे इनके लगातार उपयोग से मृदा में सूक्ष्मजीव की संख्या कम हो जाती है, भू रासायनिक चक्रण और अपघटन की प्रक्रिया कम हो जाती है। इनके उपयोग से मृदा की संरचना परिवर्तित हो जाती है। इनके उपयोग से मृदा में लवण की मात्रा बढ़ जाती है। उर्वरक का कुछ भाग मृदा से निक्षालित होकर भूजल में मिल जाता है। उर्वरक जल में घुलकर जलाशयों एवं नदियों के जल को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, ये है उर्वरक का कुछ दुष्प्रभाव। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ पेस्टिसाइड्स या पीड़कनाशी का। पेस्टिसाइड या ये पीड़कनाशी कहने का तात्पर्य है ऐसे रसायन होते हैं जो कि अवांछनित या अवांछित पौधों को, कीड़ों मकोड़ों आदि को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये होता है पेस्टिसाइड्स। फसलों को रोग और कीड़े मकोड़ों और खरपतवार से बचाने के लिए पीड़कनाशियों का उपयोग लगातार बढ़ता जाता है या बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो फसलों के लिए हानिकारक है, कीड़े मकोड़ों के लिए भी हानिकारक है, मनुष्य और दूसरे जीव जंतु के लिए भी हानिकारक है। तो जो पीड़कनाशी पेस्टिसाइड अमूमन उपयोग में लाई जाती है उनमें से कुछ है, जैसे DDT, BHC, डाइक्लोरो टेट्राएथेन, डाइक्लोरो डाइहाइड्रॉक्सी टेट्राएथेन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एल्ड्रीन। कार्बनिक पीड़कनाशी, अकार्बनिक पीड़कनाशी में जैसे सल्फर, कॉपर, मरकरी, आर्सेनिक, यौगिक 2,4-D, इसका उपयोग अभी लगातार बढ़ गया है, और 5T इत्यादि। ठीक है, अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स के प्रभाव के बारे में। इनका विघटन नहीं होता जिसके कारण लंबी अवधि तक बने रहते हैं। कुछ पीड़कनाशी जैसे DDT पानी के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में पहुंचकर मनुष्य, पशु पक्षी और पौधों को हानि पहुंचाते हैं। इसके कारण DDT के कारण विषाक्तता बढ़ती है जिसके कारण जीव मिचलाने की प्रक्रिया, प्रवाहिका और पेशी ऐंठन जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इनके उपयोग से पारिस्थितिक तंत्र की संरचना लगातार प्रभावित होती है। इनके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण होते रहता है, पर्यावरण प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। अब देखते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, हमें पता है कि आजकल चिकित्सा विज्ञान के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए, विभिन्न प्रकार के जलयानों के लिए, विशेषकर पनडुब्बी के संचालन और हथियारों के उत्पादन में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। इनके उपयोग के दौरान कई प्रकार के दुर्घटनाओं और अन्य कारणों से बहुत से रेडियो सक्रिय जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इन्वायरमेंट में आते जाते हैं, पर्यावरण में आते जाते हैं। वो रेडियो एक्टिव अपशिष्ट में उपस्थित जो रेडियो सक्रिय तत्व होता है इसका अर्ध जीवन काल काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, अतः ये लंबी अवधि तक भूमि में बने रहते हैं और पौधों, जंतु और मनुष्यों को लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं। कुछ उदाहरण की अगर बात करें रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय तत्व में स्ट्रांसियम 90, सीजियम, यूरेनियम इत्यादि होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है, इसका अर्ध जीवन काल काफ़ी लंबा होता है। रेडियो सक्रिय अपशिष्टों के कुछ प्रमुख स्रोत के बारे में बात करें तो इसके प्रमुख स्रोत है, जैसे एक है नाभिकीय रिएक्टर से उत्पन्न अपशिष्ट। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर से उत्पन्न अपशिष्ट कहने का मतलब है, हमें पता है कि कभी कभी ऊर्जा पैदा करने वाले रिएक्टर से रेडिएशन का लीकेज हो जाता है, जैसे वायुमंडल में रेडियो सक्रिय पदार्थ पहुंच जाते हैं। पुराने यूएसएसआर के चेरनोबिल में ऐसी दुर्घटना घटी थी जिसके फलस्वरूप अनेक लोगों की जान चली गई थी, हजारों लोग इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया नाभिकीय रिएक्टर से उत्पन्न अपशिष्ट। नाभिकीय विस्फोट से उत्पन्न अपशिष्ट, हमें पता है कि अनेक देश परमाणु हथियार बनाने में लगे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान भी इस देशों में शामिल है। यदि इन हथियारों का उपयोग होता है तो लाखों लोगों
की मृत्यु एक साथ होना स्वाभाविक है। मानव इतिहास में केवल एक बार परमाणु हथियार का उपयोग हुआ है, दूसरे विश्व युद्ध में, आप जानते हैं। ऐसे विस्फोट से बड़े पैमाने पर रेडियो सक्रिय विकिरण फैलता है। तीसरा आता है रेडियो सक्रिय अपशिष्टों के अन्य स्रोत। परमाणु ऊर्जा घरों से बड़े पैमाने पर नाभिकीय कचरा निकलता है, इसे समुद्र में डंप किया जाता है। इसके अलावा शोध कार्य और अन्य कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नाभिकीय पदार्थ का उपयोग होता है। ये सभी किसी न किसी रूप में रेडियो सक्रिय प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियो सक्रिय अपशिष्टों के प्रभाव के बारे में। तो क्या क्या दुष्प्रभाव इसके देखने को मिल सकते हैं। जितने भी प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उससे निकलने वाले रेडिएशन से जीव की कोशिकाओं में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उसमें वो ब्रेकेज उत्पन्न कर देता है, टूट फूट उत्पन्न कर देता है। जीव और अगली पीढ़ी के लिए जानलेवा हो सकता है इस प्रकार की स्थिति का उत्पन्न होना। कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता होती है इसके अंदर। रेडियो सक्रिय आयोडीन I-131 एक आइसोटोप्स है। ये हमारे भोजन श्रृंखला में प्रवेश करके मनुष्यों में थायराइड कैंसर उत्पन्न करने में सक्षम है। स्ट्रांसियम 90 और सीजियम 131 ये से ल्यूकीमिया और अस्थि कैंसर का खतरा बना हुआ है। इससे प्रजनन क्षमता का क्रमिक ह्रास हो रहा है। रेडियो सक्रिय अपशिष्टों का प्रबंधन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो रेडियो सक्रिय अपशिष्ट को हम कवचित पात्र में चट्टानों के नीचे लगभग 500 फीट की गहराई में या गहरे समुद्र में या समुद्र तल में दबाना ही एकमात्र उपाय है। यह भी असुरक्षित होता है, अतः इन पदार्थों के रखरखाव एवं उपयोग में सावधानी ही एकमात्र उपाय है। ठीक है, तो ये था कृषि रसायन एवं प्रभाव और रेडियो सक्रिय अपशिष्ट प्रबंधन।